नमस्कार दोस्तों। हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले आइसोलेटेड पॉन के बारे में पढ़ा था कि आइसोलेटेड पॉन के साथ क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ जो है वो जुड़ी होती हैं, और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉन स्ट्रक्चर की, जिसे हम कहते हैं डबल पॉन्स। जब पॉन डबल हो जाती है, जब एक ही फाइल में दो पॉन हो जाती हैं, तब क्या होता है। तो हम हमेशा जो नॉर्मली थिंकिंग आती है दिमाग में, वो सबके दिमाग में ये आती है कि डबल पॉन मतलब वीक पॉन, मतलब डबल पॉन मतलब कमजोर प्यादे। ऐसी स्थिति जहां से आपकी स्थिति खराब होना शुरू हो जाती है। पर क्या वाकई हमेशा डबल पॉन कमजोर होती है? तो और या हमेशा जो है उनके साथ रखने से नुकसान ही होता है? ऐसा नहीं होता है। हर शतरंज में जो भी चीज जो क्रिया होती है, उसके साथ साथ उसकी कुछ प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि जो फिजिक्स का रूल भी है। तो जैसे ही कुछ भी होगा बोर्ड पर चेंजेस, उसके कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। वो कभी कभी अच्छे होते हैं, उसके साथ कुछ कुछ बुराइयां भी आती हैं। डबल पॉन भी एक ऐसी ही चीज है। डबल पॉन के साथ साथ कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां जुड़ी हुई हैं, लेकिन अधिकतर हम डबल पॉन को लेकर के अपने दिमाग में संशय पाल के रखते हैं कि डबल पॉन मतलब खराब हो। तो आइए सबसे पहले कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं, उससे पहले हम जान लेते हैं डबल पॉन से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो सबसे पहले जानते हैं डबल पॉन की परिभाषा क्या है। जब भी प्यादे डबल होते हैं, तो दरअसल क्या होता है कि एक प्यादा जो अपना उसका जो स्थान होता है उसको छोड़ करके दूसरे प्यादे की फाइल पर आ जाता है, और एक फाइल पे दो प्यादे हो जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं डबल प्यादे। जब भी प्यादे डबल होते हैं तो फायदे भी होते हैं, हमेशा नुकसान नहीं होते हैं, लेकिन हाँ नुकसान ज्यादा प्रचारित हैं। तो चलिए सबसे पहले नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब प्यादे डबल होंगे तो जो पीछे वाला प्यादा होगा वो आगे वाले प्यादे प्यादे पर निर्भर हो जाएगा। मतलब उसकी आजादी छिन जाएगी। जब तक आगे वाला प्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे वाला प्यादा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये एक नुकसान है। और क्या नुकसान हो सकते हैं? दूसरा नुकसान ये है कि जब प्यादे डबल होते हैं तो अगर वो डबल होते वक्त पॉन स्ट्रक्चर्स की तरफ ना जाकर के अलग हो जाएं, पॉन स्ट्रक्चर से अकेले रह जाएं, तो कई बार और कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे में एंड गेम में इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा सिर्फ नुकसान नुकसान ही नहीं होता है। फायदे क्या हो सकते हैं? जैसे कि अगर प्यादा जो है वो सेंटर की तरफ डबल हो रहा है, मतलब ऐसी जगह जा रहा है जहां पे ऑलरेडी पॉन्स हैं, और तो उनके साथ मिलकर कभी कभी प्यादा बहुत अच्छा भी हो जाता है, और उसकी वजह से आपको कुछ अच्छे सेंटर के स्क्वायर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और खासतौर पे अगर मिडिल गेम में ये स्थिति होती है तो उसका ज्यादा फायदा होता है। तो जब उस समय अपन को सेंटर पर नियंत्रण भी चाहिए होता है, तो ये एक चीज है, फायदा जिसको हम कह सकते हैं। एक और बड़ी बात कि जब भी प्यादा डबल होता है तो उससे आपको क्या होता है कि एक ओपन फाइल भी मिलती है। जैसे प्यादा हटा तो पीछे से बाजू से जो जो आपको रुक की पूरी ओपन फाइल मिलती है। तो अगर किसी परिस्थिति में आप अपने रुक का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए तो वही फाइल आपके काम भी आ सकती है अटैक करने के लिए। ओके, तो ये एक बात है। और तो इसके साथ साथ आप ये भी समझ सकते हो कुल मिलाकर के कि हर स्थिति को हमें जांचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ये डबल पॉन जो है वो हमेशा खराब होती है या हमेशा ही फायदे होते हैं। ठीक है, एक एक नुकसान थोड़ा सा जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े खिलाड़ी कई बार अपने पॉन डबल कराते हैं, और उसके पीछे उद्देश्य वही होता है कि उनको कभी कभी जो ओपन फाइल होती है या सेंटर पे जो कंट्रोल होता है उसकी वजह से ज्यादा फायदे मिल रहे होते हैं, इसीलिए वो डबल पॉन कराना एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आइए अब समझते हैं कुछ उदाहरणों से इन्हीं सब बातों को। तो दोस्तों, हम आज जो कुछ मुकाबले देखने जा रहे हैं, इससे कुछ उदाहरण हैं। मतलब कि ये जो मैंने आपको सिद्धांत बताए ये हमेशा एक से रहेंगे। अब आपको करना ये है कि जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ वो तो देख ही लीजिए। इसके अलावा भी आप जो भी मैच आपके आसपास होते हुए देखते हैं, रोजाना देखते हैं, उस पर इन रूल्स को अप्लाई करते हुए समझने की कोशिश कीजिए कि उन खिलाड़ियों ने ऐसा क्यों किया, और ऐसे में धीरे धीरे आपकी डबल पॉइंट के प्रति जो है समझ जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जो पहला उदाहरण है, ये खेला गया था 1963 में। एक प्लेयर है, रशियन प्लेयर थे, व्लादिमीर पाल्वोविच। उन्होंने खेला था पॉल केरस के खिलाफ। तो अपन तेजी से जाएंगे, हम गेम में ओपनिंग या क्या हुआ क्या चालू हुई उसके विश्लेषण में नहीं जाएंगे। हमारा उद्देश्य डबल पॉन को समझना है। यहाँ पर मुकाबला शुरू हुआ e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 बिशप b5 a6। मैं सीधा उस पोजीशन पे आपको लेकर के जाता हूँ, और बिशप a4 नाइट f6 कासल d6 बिशप into c6। हम सभी जानते हैं कि ये जो आप राय लोपेज में एक्सचेंज वेरिएशन यहाँ पर
हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर 2 पॉन जो है वो डबल हो चुके हैं, लेकिन आगे गेम कैसे होगा उस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। व्हाइट खेलता है D4, ओके, E इंटू D4, क्वीन इंटू D4, बिशप E7, यहाँ पर गेम आगे बढ़ता है और वो ये पॉन यहाँ पर ऑफर करता है एक्सचेंज करने के लिए, जिसको अपोनेंट शुरुआत में तो डिनाई कर देता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर एक्सचेंज करने जाएंगे तो ये जो पॉन स्ट्रक्चर है ये वाकई बहुत ही डैमेज जैसा जो है वो नजर आता है। खैर गेम आगे कैसे बढ़ा, सीधा वहाँ पे चलते हैं। और आखिरकार उन्होंने एक्सचेंज किया यहाँ पर, क्वीन D8, बिशप D8, नाइट इंटू E5, बिशप E7, रुक E1, बिशप E6, नाइट C3, कासल, बिशप G5, H6। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये जो पोजीशन आई बोर्ड पर यहाँ तक तो सब ठीक है। अब आप देखें कि ऑलरेडी ब्लैक के पास 2 डबल पॉन हो चुके हैं, 2 डबल पॉन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इस पॉन की C7 की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इस पॉन पर डिपेंड करेगी। और कंपनसेशन क्या है यहाँ पर, कंपनसेशन ये है कि उसके पास यहाँ पर 2 बिशप हैं, 2 बिशप हैं, जी हाँ। और जब आपके पास 2 बिशप हो तो सिचुएशन जो है वहां पर थोड़ा सा कंपनसेशन इस पोजीशन पर मिला हुआ है। ओके, व्हाइट से जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनके पास आप देखिए कि यहाँ पर जरूर इन पॉन पर आप अटैक कैसे करेंगे। फिलहाल आप देखो तो ये अगर पॉन ना होती तो ये प्यादे ज्यादा कमजोर हो जाते, तो ये भी एक डबल अटैक में आपको ध्यान रखना है कि जब पॉन डबल होंगे तो उन पर अटैक करते वक्त डेफिनेटली अपोनेंट के पास अगर 2 नाइट हैं तो वो तो काम आने ही वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ उस फाइल का अगर ओपन हो तो उसका अलग फायदा होगा। खैर इस गेम में क्या हुआ, अपोनेंट ने यहाँ पर खेला H6। अब आप पॉज करिए और सोचिए कि क्या ये सही चाल है। ये एक ब्लंडर है और इसकी वजह से अपोनेंट को एक बिशप अपना देना पड़ता है पेयर, और उसी की वजह से मैच जो है पूरा बदल जाता है। तो उम्मीद है कि आपको दिखा होगा, नाइट G6 खेला ब्लैक ने यहाँ पर, व्हाइट ने। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो करना ही होगा, वैसे नहीं करेंगे तो वैसे भी आप देखिए कि एक बिशप एक्सचेंज होने वाला है। तो FG6, रुक इंटू E6, किंग F7, सो रुक E1, रुक Fe8, बिशप इंटू F6, बिशप इंटू F6, एंड रुक E8, रुक E8, रुक E8, किंग E8। अब ये जो सिचुएशन आ गई यहाँ पर, आप देखो कि बिशप वर्सेस नाइट का गेम आ गया। अभी व्हाइट का मूव है, व्हाइट को सही चाल खेलना है, वरना ब्लैक का थ्रेड भी रेडी है। ब्लैक भी जो है इस नाइट को मार के इस पॉन स्ट्रक्चर को खराब करके पोजीशन को एकदम इक्वल कर देगा। इस मैच में व्हाइट ने नाइट बचाया, नाइट D1, किंग D7, और धीरे धीरे वो अपने किंग को लेकर के आया ऊपर। अपने पॉन्स को उसने अपोजिट कलर में डाला, ब्लैक का बिशप है तो लाइट कलर पर डालना शुरू किया, और यहाँ पर तो खैर जरूरी था ताकि इस बिशप के को कंट्रोल पर रोका जा सके। ओके, एंड देन धीरे धीरे आप देखोगे कि पोजीशन जो है अपने किंग को इंप्रूव करके लेके गए, और उसी लाइट स्क्वायर्स पर जहां पर कमजोरी जो है वो बढ़ती चली गई, वहां पर जो आपका अपोनेंट जो पॉइंट जो अलग अलग हैं वहीं पर अल्टीमेटली एंड में आप जाके देखोगे कि टारगेट करते हुए इस मुकाबले को काफी लंबा चला ये, और इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए व्हाइट ने उन्हीं जो डबल पॉन है उसका फायदा लिया और कैसे अपने किंग को एंट्री लेके गए, क्योंकि अपोनेंट के पास सिर्फ बिशप रह गया। तो ये एक उदाहरण है, सिर्फ ये उदाहरण है, ठीक है। अगले अब पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और क्या हो सकता है। ये जो एग्जाम्पल है ये मार्क टेमिनो ने खेला था, तो ये एग्जाम्पल काफी आपको कह सकते हैं कि जबरदस्त लगेगा। तो यहाँ पर चलते हैं, शुरुआत में सिमेट्रिकल इंग्लिश ओपनिंग हुई है और ये पोजीशन थी। यहाँ पर नॉर्मली जो व्हाइट नहीं चुनता है कि अपने बिशप को दे करके अपोनेंट का नाइट ले ले, बट यहाँ पर मार्क टेमिनो ने खेला बिशप इंटू C6 ताकि B इंटू C6 ऐसी सिचुएशन आ जाए। अपना बिशप ओपनिंग में दे देना, लाइट कलर का बिशप दे देना, ये बिल्कुल आसान बात नहीं है, लेकिन बदले में चूंकि कंपनसेशन उनको डबल पॉन यहाँ पर मिल रहा है, और खास तौर पर जैसे कि मैंने पिछले में बोला कि चूंकि वो फाइल ओपन नहीं थी तो वहां पे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर ये जो आप देखो तो ये फाइल ओपन है, मतलब फ्यूचर में ये नाइट E4 या A4 से स्पॉन पर प्रेशर डाल सकता है, ये बिशप E3 से स्पॉन पर प्रेशर डाल सकता है, रुक C1 से डाल सकता है, क्वीन C2 से डाल सकता है। तो यहाँ से ही उनका जो आइडिया था डबल पॉन का फायदा लेने का शुरू हो गया। ओके, क्वीन A4, क्वीन D7, धीरे धीरे आप देखोगे नाइट F3 अपना डेवलपमेंट भी किया, F6, सो बिशप E3, एंड देन E5, सो नाइट E4, और तो C5 पर जो है धीरे धीरे प्रेशर जो है बढ़ता चला गया, नाइट E6, तो रुक C1। ये एग्जांपल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस गेम में बहुत ही आसानी से उन्होंने अपने अपोनेंट को हरा दिया, क्योंकि शायद उनके अपोनेंट इस थ्योरी को 1954 का टाइम है ना समझते रहे हो, इतने अच्छे से डील नहीं कर पाए। उन्होंने रुक B8 जो अपोनेंट के पास एक ओपन फाइल होती है उस पर अटैक करने की कोशिश की, पर यहाँ पर वो फिलहाल पोजीशन में सफिशिएंट नहीं हो रहा है। और आफ्टर क्वीन C2
यहाँ पर बिशप E7 और नाइट इंटू C5 फाइनली आ गया, क्योंकि बिशप इंटू C5, बिशप इंटू C5, नाइट इंटू C5, क्वीन इंटू C5 आ गया। रुक इंटू B2 नहीं आ रहा था, आपको उम्मीद है कि दिख गया होगा यहाँ पर। नाइट इंटू E5 की वजह से जो है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मारते हैं तो ये चेक के साथ जो है गेम ऐसे ही खत्म हो गया। हालांकि ये मैच ऐसा चला, एक पॉन यहाँ पे मिला तो एक और पॉन मिला और गेम इस तरह से एक्सचेंज होकर गेम चला। इसके बाद धीरे धीरे और काफ़ी कुछ चला और वाइट इसमें जो है मुकाबला जीत गया। बट इसमें जो समझने की बात थी कि बिकॉज सिर्फ डबल पॉन के लिए फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि वाइट के पीसेस यहाँ पर ज़्यादा रेडी हैं, उन्होंने यहाँ पर ओपनिंग में बिशप इंटू C6 मारा ताकि ये पॉन डबल हो जाए। और यहाँ पर चूंकि फाइल ओपन थी तो उसका तेजी से फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। ये गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्कर ने खेला था तरास के अगेंस्ट, ये खेला गया है 1908 और पीछे चले गए। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। एक बार फिर राय लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन में मुकाबला हुआ। ये गेम आपको बताएगा कि अगर डबल पॉन जो है वो सेंटर के टुवर्ड्स में जाके हट जाती है, तो आप देखिए यहाँ पे 4 हो गए पॉन, यहाँ पर हमारे 3 पॉन ही हैं। और यहाँ तक अगर आप गिनेंगे और अगर आगे चल के ये पॉन इस पॉन से एक्सचेंज हो जाएगा तो यहाँ पे कितने पॉन बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 4 पॉन और अपोनेंट के बचेंगे 3 पॉन, मतलब पॉन मेजॉरिटी का खेल सीधा सीधा। तो ये गेम कैसे हुआ देखिए, उन्होंने एक्सचेंज किया, शुरुआत से ही उनकी प्लानिंग है। अब आप इस पोजीशन को अगर कंपेयर करोगे तो व्हाइट के पास यहाँ पे एक पास्ट पॉन निकलनी चाहिए एंड गेम में, जबकि अगर ये 4 पॉन को सही ढंग से व्हाइट ने मैनेज किया तो ये 3 पॉन यहाँ पर होल्ड हो जाएंगी। और वही हुआ मैच में। जो आखिरी पोजीशन आई, मैं आपको सीधा उस पोजीशन पर लेके चल रहा हूँ। आज मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं सिर्फ प्लान बताना चाहता हूँ आपको कि कैसे प्लान को एग्जीक्यूट किया होगा, वो आपको स्टडी करनी है इन गेम्स को जब भी आपको गेम्स मिले। और एंड गेम में इसमें दरअसल कैसे व्हाइट जीता, उसी प्लान के तहत जीता। धीरे धीरे उसने अपने पॉन यहाँ के 3 पॉन से इनको होल्ड कर दिया, इन 4 पॉन को, और यहाँ के 4 पॉन से एक इसके वर्सेस में एक पास पॉन निकाला और वहीं से जाकर के अंत में जो है एंड गेम जीता है व्हाइट ने। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो गेम है ये फुल प्रूफ गेम है, इसमें ब्लैक ने कोई गलती नहीं की होगी, नहीं, लेकिन ये आपको आइडियाज पता होने चाहिए, तभी आप अपने मैच में इनको अप्लाई जो है वो कर सकते हो। तो ये एक उदाहरण है। और क्या हो सकता है, एक और बात है कि सब कुछ जल्दी में समेटना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो आपका 20, 25, 30 मिनट का बन जाए जिसे आप समझ ही नहीं पाओ, इतना समय ही ना दे पाओ। तो समय की भी यहाँ पर एक वो क्या कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन है, तो उसी के हिसाब से काम करना है। ये एक गेम दिखाता हूँ आपको जहाँ पर आपको पता लगेगा कि हमेशा डबल पॉन के पीछे अटैक करना भी अपोनेंट को कभी कभी भारी पड़ जाता है। ये मुकाबले में क्या होता है, ये आप निम्जो इंडियन ओपनिंग में ये नॉर्मल है, ये हमेशा इसमें पॉन डबल होता है। तो इसमें व्हाइट को क्या मिलता है, व्हाइट को तुरंत एक रुक का ओपन फाइल मिलता है, साथ ही साथ सेंटर उसको बहुत अच्छा व्हाइट को मिल जाता है। अब इस सेंटर की वजह से आप देखोगे कि कितना कभी कभी अटैक जो है वो जल्दी आ जाता है। जैसे C5 किया अपोनेंट ने तो E3 सॉलिड, नाइट C6, बिशप D3, बिशप एक अच्छे लोकेशन पे आया है। और ये जो पॉन डबल हुआ है उसकी वजह से 2 महत्वपूर्ण स्क्वायर जो है यहाँ पर कवर हो रहे हैं सेंटर के, जो सेंटर को मजबूत बना रहे हैं। नाइट E2, D6, यहाँ पर E4, तो सेंटर देखिए वो ये जो पॉन की वजह से कितना स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है यहाँ पर सेंटर का। ओके, अपोनेंट ने नाइट E8 खेला तो कासल B6 तो F4, तो व्हाइट कंटिन्यू अटैक करते हुए, जबकि ब्लैक का प्लान क्या है, ब्लैक क्या कर रहा है कि B6 करते हुए अभी बिशप A6 आएगा, नाइट A5 आएगा और C4 पे प्रेशर डालना चाहता है, जबकि चूंकि उसकी फाइल ओपन नहीं है C वाली, तो अभी इतना आसान होने नहीं वाला है और व्हाइट ने अपना ध्यान जो है वो अटैक में लगाया हुआ। तो कभी कभी इन पॉन्स को मारने जाने में भी एक नुकसान होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे बिशप A6 खेला तो F5 खेला, यहाँ पर E5, तो यहाँ पर गुड मूव खेला F6, क्योंकि अब कंटिन्यू अटैक करते हुए, और अपोनेंट का ध्यान अभी तक C4 की पॉन पे था, लेकिन जैसे ही F6 आया तो उसको पता लगा कि अभी इस तरह से नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि BG5 के बाद वैसे भी पॉन जो है वो मार के डबल कर देंगे तो सिचुएशन काफी खराब हो सकती है। तो उन्होंने यहाँ पर खेला किंग H8, बट नाउ आफ्टर D5, नाइट A5, C4 पर प्रेशर है, पॉन मर रहा है, लेकिन व्हाइट को उसका ख्याल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि व्हाइट को काफी अटैक मिल चुका है। व्हाइट खेलता है नाइट G3, तो फाइनली यहाँ पे G F6 मारते हैं, बट नाइट F5, बिशप C8 फाइनली, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर मारने का जो है वो ज्यादा कुछ मतलब निकलने नहीं वाला है। क्वीन जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, क्वीन G4, क्वीन H5 पे भी यहाँ पे भी आ सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने गुड मूव खेला, मतलब बचाने के लिए डिफेंस में चले गए, गुड मूव नहीं कहेंगे, बिशप C8,
नाउ क्वीन h5, बिशप इंटू f5, रुक e इंटू f5, रुक g8 आते हैं बचाने के लिए, बट रुक f3 और रुक g7, सो बिशप h6, रुक g8, सो रुक h3 और इसके बाद आपको गेम जो है बिशप f8 जैसी चाल से गेम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बताने का यहाँ पर उद्देश्य ये था कि हमेशा डबल पॉन जैसे होते हैं तो कभी कभी वो सेंटर पे आपको कुछ इस तरह का स्पेस देते हैं कि अपोनेंट के मूवमेंट पीसेस के बंद हो जाते हैं, वो ज्यादा कुछ सेंटर से कर नहीं पा रहा है, तो वो या तो इस विंग से खेलेगा या उस विंग से खेलेगा। तो जब वो क्वीन साइड के विंग से खेलने की कोशिश करता है तो आपको मौका मिलता है कि आप किंग साइड पर जाकर के आक्रमण कर सकें और स्पॉन की ज्यादा चिंता ना करें। तो ये एक उदाहरण जो है उस दृष्टिकोण में जो है निकल करके सामने आता है। जाते जाते एक और आखिरी उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं, e4 e5 नाइट f3। ये गेम खेला गया 1999 में, काफ़ी लेटेस्ट गेम है। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो ओपनिंग हुई उसके बाद जो सिचुएशन निकल के आती है कि आप देखो कि यहाँ पर भी ये जो पॉन है यहाँ पर 4 वर्सेस यहाँ पर आप देखो कि ऑलरेडी यहाँ पर 5 हो चुके। तो हमने जो मुकाबला देखा था लास्कर का, अब देखते हैं कि इसमें क्या ब्लैक ने कितना फायदा उठाने दिया। अब ब्लैक ने को देखना है, ब्लैक के पास डबल बिशप है अभी, क्वीन f4, तो यहाँ पर अपोनेंट ने डिक्लाइन किया एंड आफ्टर एक्सचेंज यहाँ पे आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है वाइट ब्लैक जो है यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं इस पोजीशन को कि अब ब्लैक अपने डबल पॉन का, उसके पास एक एक्स्ट्रा पॉन फाइल मिली हुई है, ये यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है, और एक ये आप सेमी ओपन फाइल है यहाँ पर अपने पास। तो अब देखिए गेम कैसे आगे बढ़ता है, 5 बिशप f4, बिशप e6, रुक d1, रुक e8। सो पोजीशन ऑलमोस्ट इक्वल है, बट ब्लैक क्या कर रहा है कि वो जो इसके पास एक सेमी ओपन एक एक्स्ट्रा फाइल है उसी का फायदा ले रहा है। नाइट b1, बिशप f7, नाइट d2, रुक e7, तो वहाँ पे डबल करते हैं पहले आफ्टर एक्सचेंज, तो रुक e2 e5, बिशप d3, बिशप h5, सो रुक d1, सो रुक e7, नाइट c4, सो b6। यहाँ पर आपको एक चीज जो सीखने की है कि जैसे आपने देखा कि उस वाले जब लास्कर वाले गेम में देखा कि बड़े आराम से यहाँ पर अल्टीमेटली उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया था। तो यहाँ पर ब्लैक ने क्या किया है कि उसका पॉन तो यहाँ से डबल है, तो ये जो आपका सेंटर है वो तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर उसने कवर किए हुए हैं, तो यहाँ से तो आपका कुछ होने नहीं वाला है। उस पूरी जो सेमी ओपन फाइल जो एक एक्स्ट्रा पॉन की फाइल है उसको ही टारगेट बना करके उस पर ही हमला जो है करते हुए इस मैच को जीता उन्होंने। नाइट d2 आप देखोगे, नाइट b3, बिशप d6, बिशप c4, so king at h8, f3, bishop e8, and now rook d1, so rook d7, bishop e2, so bishop f4, and then g3 यहाँ पे ब्लंडर किया, so bishop e3, king g2, so rook into d1 एक्सचेंज किया, and then ये जो एक्स्ट्रा पॉन थी, अब आप देखोगे कि उस एक्स्ट्रा पॉन से यहाँ पर जो है वो उन्होंने ही यहाँ से जो है वो पास पॉन क्रिएट करेंगे और प्रेशर बनाएंगे। ओके, c4, so now c4, king f3, बिशप g1, so king g2 ये एक ब्लंडर था, देन c into b3 मूव आया, king into g1, बिशप h5, so ये बिशप h5 तो खैर बहुत ही जबरदस्त फिनिश था कि अगर आप बिशप into h5 मारोगे तो पॉन ही नहीं रुक रहा, मतलब एकदम सडन लॉस हो गया एकदम से, और उस लॉस में भूमिका निभाई इस एक्स्ट्रा पॉन ने जो कि ट्रैवल करते करते यहाँ तक पहुँच गई। तो कभी कभी उस पॉन की एक्स्ट्रा मौजूदगी भी आपको जीत दिला देती है। कुल मिला के हमने ये जो कुछ भी देखा इसमें उद्देश्य सिर्फ इतना ही बताने का है कि डबल पॉन जब आप खेल रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं पोजीशन बोर्ड पर, तो अलग अलग स्ट्रक्चर पे आपको अलग अलग डील करना होगा। इन नियम को जो मैंने आपको शुरुआत में बताया उनको अप्लाई करिए, कोशिश करिए उस पोजीशन को और बेहतर समझने की, तभी जो है आपका खेल इस डबल पॉन को समझने के लिए लायक हो पाएगा और लगातार बेहतर होता रहेगा। कोई भी खिलाड़ी जो मैच खेलता है उस पर जरूर ध्यान दें जब भी पॉन डबल होती है कि क्या फायदे हो रहे हैं और क्या नुकसान हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ठीक ठाक जानकारी दे पाया होगा। अगर कुछ कमियां रह गई हो तो क्षमा करिएगा। हमने बस ये कोशिश की है कि आप तक ये जानकारी पहुंच सके। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना।